हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ दिव्यांगता पर जीत। यह पाठ भारत की एक ऐसी बेटी की कहानी है जिसने अपने बुलंद हौसलों से सदा ही देश का नाम रोशन किया है और पूरी स्त्री जाति को गौरवान्वित किया है। हम बात कर रहे हैं देश की एक बहादुर बेटी दीपा मलिक की, जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में भारत को गौरवान्वित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। पैरालंपिक खेल एक प्रकार के खेल होते हैं जिनमें दिव्यांग जन भाग लेते हैं। तो भारत की सुपुत्री दीपा मलिक ने पैरालंपिक खेलों में भारत को अनेक मेडल दिलवाए हैं। सन 2017 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया और इस सम्मान को पाने के बाद एक प्रमुख समाचार पत्र की पत्रकार प्रगति ने उनका साक्षात्कार लिया था। साक्षात्कार से तात्पर्य इंटरव्यू लिया था और इस पाठ में आप उसी इंटरव्यू के कुछ अंश पढ़ेंगे। उस इंटरव्यू का एक छोटा सा पार्ट आप इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। दिव्यांगता पर जीत। प्रगति यहाँ पर उस पत्रकार का नाम है और दीपा आप जानते हैं जिस महान विभूति के बारे में हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं उनका नाम दीपा है। तो प्रगति दीपा से पूछती है कि दीपा जी बताइए कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी इतनी सकारात्मक सोच कैसे रही। सकारात्मक हमेशा सापेक्ष सोचना, किसी भी मनुष्य के लिए विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक सोच को बनाए रखना बहुत बड़ा चैलेंज है और दीपा ने इसी सोच के जरिए अपनी नकारात्मकताओं को मात दी है। उनके जीवन में जिस तरह के चैलेंजेस आए हैं उन्होंने उन सबको मात दी है। तो दीपा आगे बताती हैं कि इसका श्रेय काफ़ी हद तक मेरे माता पिता को जाता है। मैं जब 6 साल की थी तब अचानक मेरे पैरों में कमज़ोरी का पता चला। यानी उन्हें जब 6 साल की थी तब उनके पैरों में ऐसा लगा कि पैर कमज़ोर हो रहे हैं और धीरे धीरे उनका चलना फिरना भी बंद हो गया और वो बिस्तर पर आ गई। डॉक्टर के अनुसार उनकी टांगों में ट्यूमर हो गया था। ट्यूमर एक प्रकार की गांठ होती है और शरीर के जिस हिस्से में ट्यूमर हो जाता है वह हिस्सा काम करना बंद कर देता है। अगर समय से इलाज ना मिले, समय से ट्रीटमेंट ना मिले तो यह बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है। फिर शुरू हुआ सिलसिला इलाज का। उस दौरान माता पिता हमेशा कहते थे तुम जल्दी और ज़रूर ठीक हो जाओगी। यानी उनकी सकारात्मकता के पीछे उनके माता पिता की प्रेरणा भी थी। और आगे बताती हैं दीपा जी कि मेरी टांगों का ऑपरेशन हुआ और लगभग 8 महीने के बाद मैंने फिर से चलना सीखा। यानी 8 महीने के रेस्ट के बाद, उनके ऑपरेशन के बाद वे फिर से चलना सीख गई और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। आगे प्रगति पूछती है कि ऑपरेशन के बाद आप पूरी तरीके से ठीक हो गई, फिर कैसा अनुभव रहा। दीपा बताती है कि लंबे समय तक अस्पताल में रहने के कारण मेरे अंतर्मन में एक जिद पैदा हुई। अंतर्मन यानी मन के अंदर, उनके मन के अंदर एक जिद उन्होंने ठान ली कि मैं भी अन्य बच्चे बच्चियों जैसी ही हूँ, जैसे बाकी बच्चे हैं वैसी ही मैं भी हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। फिर तो स्कूल में होने वाली हर एक्टिविटी में, हर गतिविधि में हिस्सा लेती और ट्रॉफी लेकर ही लौटती थी। यानी यहाँ पर एक बात आप समझ सकते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप ठान लें कि हमें ये कार्य करना ही है, उस काम की आप जिद कर लें तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको वह काम करने से नहीं रोक सकती। ज़रूरत है आपको अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखने की। और आगे प्रगति पूछती है कि आप अपनी शादी के बारे में हमें कुछ बताइए। तो दीपा कहती कि मैं छुट्टियों में हॉस्टल से घर आई थी, तभी मैंने एक जवान आर्मी ऑफिसर को नई बाइक पर देखा। पता नहीं क्या हुआ, मैंने उनसे बाइक मांगी और चला ली। दीपा ने उनसे बाइक मांगकर चलाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तुम बहुत अच्छी बाइक चलाती हो और यह भी पूछा कि तुम्हारी शादी हुई या नहीं। तो दीपा बताती कि मैंने जवाब दिया कि अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं उसी से शादी करूंगी जो मुझे बाइक देगा। वे अगले ही दिन मेरे घर आ गए और मेरे पापा से उन्होंने मेरा हाथ मांग लिया। और यह बात सन 1989 की है। तब मैं 19-20 बरस की थी और मेरी शादी हो गई और पति ने अपना वायदा निभाया
और आगे बताती हैं कि शादी के बाद उन्होंने मुझे एक नई बाइक भी दिला दी। अब प्रगति पूछ रही हैं कि दोबारा ट्यूमर की शुरुआत आपको फिर कैसे हुई। तो दीपा कहती है कि हम ऊटी गए थे। ये बता रही हैं कि जब ये ऊटी गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें चलने फिरने में कठिनाई होने लगी। उस समय कारगिल युद्ध शुरू हो गया था और मेरे पति यानी दीपा मलिक के पति, जो कि कर्नल विक्रम सिंह, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उन्हें अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ा। इन्होंने अस्पताल में जांच करवाई तो पता चला कि ट्यूमर वापस आ गया है। और यह बात सन 1999 की है, जब ये ऊटी से लौटकर जयपुर आई और इन्होंने वहाँ पर MRI करवाया तो इनके डॉक्टर ने इन्हें बताया कि इस जगह पर एक बहुत बड़ा सा ट्यूमर बन चुका है। उन्होंने इन्हें दिल्ली जाने के लिए कहा। दिल्ली जाकर डॉक्टर को दिखाया और इन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद निचला हिस्सा बेकार हो जाएगा। यानी डॉक्टर ने इनको बताया कि पैर के ऑपरेशन के बाद पैर का जो निचला हिस्सा है वो बेकार हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा और ये फिर चल फिर नहीं सकेंगी। बीमारी के दौरान आपने सब कुछ अकेले कैसे संभाला? पत्रकार ने पूछा। मैं जानती थी कि इस समय पति को छुट्टी नहीं मिल सकती। कौन? दीपा मलिक बता रही हैं कि इनके पति को, क्योंकि कारगिल युद्ध शुरू हो चुका था और इनके पति एक जिम्मेदार पोस्ट पर थे जो कि कर्नल की पोस्ट थी और उस समय वहां से छुट्टी मिलना लगभग असंभव था। तो ये बता रही हैं कि इन्होंने निश्चय कर लिया कि अब इन्हें सब कुछ अकेले ही करना है। दिल्ली से जांच कराकर जयपुर लौटी और सारी चीजें व्यवस्थित की। ये अपने पति के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान होती थी क्योंकि वे मोर्चे पर डटे थे, यानी वो युद्ध में मोर्चे पर थे। इसलिए सोचती थी चाहे जैसे भी हो मुझे जीना है। यानी अपने पति को इन्होंने कोई बात नहीं बताई अपनी बीमारी के विषय में और अपना इलाज कराती रही। अस्पताल में आपको कितना समय बिताना पड़ा? प्रगति ने पूछा। करीब 8-9 महीने। वहाँ मेरे पापा कर्नल BK नागपाल मेरे साथ थे। दीपा जी के पिताश्री कर्नल BK नागपाल उनके साथ थे। पहला ऑपरेशन गलत हुआ, तब दूसरा और तीसरा ऑपरेशन हुआ। उस समय मेरे पति कारगिल में तैनात थे। दीपा बता रही हैं वे ऑपरेशन होने के 3 महीने बाद ही देखने आ सके। यह जिंदगी का अत्यंत मुश्किल दौर था, लेकिन मैं नई परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाकर चल रही थी। सामंजस्य का मतलब होता है तालमेल बिठाना, यानी जैसी भी परिस्थितियां हमारे सामने क्यों ना हो, जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आए, कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, उन परिस्थितियों के साथ हमें तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। तो यहाँ इनकी बहादुरी का एक और नमूना हमें देखने को मिलता है कि इतने कठिन दौर में जब इनके जो सबसे निकट थे, इनके पति इनके साथ नहीं थे, तब इन्होंने कैसे अपने हौसले को संभाला और अपना इलाज भी कराया और सारी परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाकर भी रखा। अब प्रगति पूछ रही है कि इस मुश्किल दौर में आपको अपने ससुराल वालों से कितना सहयोग मिला? तो ये बता रही हैं, तब दीपा बता रही कि जब पति का स्थानांतरण अहमदनगर हुआ, स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, जहाँ मेरी ससुराल है, तब हमें उन लोगों का भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने मेरी जिंदगी में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने मुझे निरंतर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर दिया। अपने ससुराल पक्ष के इन-लॉज के बारे में ये बता रही हैं कि उन्होंने कभी इंटरफेयर इनकी लाइफ में नहीं किया और इनको इंडिपेंडेंट होने में उन्होंने पूरी मदद की। आज जिस मुकाम पर है वहां तक कैसे पहुंची? पत्रकार ने पूछा। तो दीपा बता रही हैं कि मेरी 2 बेटियां हैं। इनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम देविका और छोटी बेटी का नाम अंबिका है। छोटी बेटी तैराकी से डरती है। मैं उसे प्रोत्साहन देने के लिए जब पानी में उतरी तब मुझे लगा कि मैं तैर भी सकती हूँ। प्रोत्साहन यानी उनको मोटिवेट करने के लिए। तो ये बता रही हैं कि जब मैं उसको सिखाने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, तैरने के लिए पानी में उतरी तो इन्हें महसूस हुआ कि तैर भी सकती हैं और यहीं से इनकी तैराकी का सिलसिला शुरू हुआ। इन्होंने इलाहाबाद में गंगा नदी के बहाव के विपरीत तैरकर उसे पार किया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। तो बच्चों देखिए ये कितना प्रेरणार्थक इनके जीवन का हिस्सा है कि जिनके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, जिनका डॉक्टर ने चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया था, उन्होंने गंगा नदी में बहाव के विपरीत अगेंस्ट द करंट इन्होंने तैरकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया और सन 2009 में खेलकूद का सिलसिला शुरू हुआ। इन्होंने 38 वर्ष की उम्र में जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक और शॉटपुट थ्रो गोला फेंक खेलना सीखा और इसमें कई पदक भी जीते। 38 वर्ष की आयु में
सामान्यतः मनुष्य ये सोचते हैं कि लगभग आधा जीवन खत्म हो चुका है, अब क्या जीना, और उस उम्र में इन्होंने अपने हौसले को बटोरा और नई शुरुआत अपने जीवन की और ये बताइए कि वे पदक मुझे कॉमनवेल्थ गेम तक ले आए। इन्हें लंदन जाने का अवसर मिला और इन्हें वहां पता चला कि वर्ल्ड रैंकिंग में ये दूसरे स्थान पर हैं। यह बात इनके लिए बहुत बड़ी थी। सन 2016 में ब्राजील में जब रियो पैरालंपिक खेल आयोजित किए गए, तब इन्होंने उन खेलों में भाग लिया और वहां इन्होंने शॉट पुट थ्रो में रजत पदक भी प्राप्त किया। अकेले यात्रा करने और अन्य काम संभालने में आपको परेशानी नहीं होती? पत्रकार ने पूछा। हाँ, कई बार होती है। मुझे लोगों से कभी कभी मदद लेनी पड़ती है। मदद लेने में हिचक कैसी? मैं कार भी चलाती हूँ। अपनी कार को मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन कराया है, घर को भी अपने हिसाब से ही व्यवस्थित किया है। आपको सन 2012 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। सन 2017 में भारत सरकार ने आपको पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मानित किया। इस पुरस्कार ने तो आपकी झोली खुशियों से भर दी होगी? पत्रकार ने पूछा। निसंदेह यह मेरे लिए गौरव की बात थी। किसी के लिए भी गौरव की बात हो सकती है। जब हम दीपा को लेकर इतने गौरवान्वित हो रहे हैं, मुझे अपने आप में बहुत महानता का एहसास हो रहा है, तो निसंदेह दीपा के लिए तो ये गौरव की बात होगी। इसलिए नहीं कि मेरी उपलब्धियों का उपहार था, बल्कि इसलिए कि दिव्यांगता पर जीत का प्रमाण पत्र था। यह उन लोगों के लिए भी एक प्रेरणा की बात हो सकती है जो अपनी छोटी सी परेशानियों से हार कर, थक कर, जीवन में हार मानकर बैठ जाते हैं। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा की बात हो सकती है। दीपा से वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर जा सकते हैं और अवश्य कोई उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। दीपा जी, आप देश की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरे लिए सुखद अनुभव है कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ। सुखद यानी अच्छा, मन को भाने वाला, सुख पहुंचाने वाला। मुकाम का अर्थ है लक्ष्य। तो ये बता रही हैं कि इनके लिए एक सुखद अनुभव है कि इन्होंने अपने जीवन में इस लक्ष्य को प्राप्त किया है और मैंने जीवन में हारना नहीं सीखा। मैं युवा पीढ़ी से अपील करना चाहूंगी कि वे निराशा से आशा की किरण ढूंढने का प्रयास करें। निश्चय ही ईश्वर उनका मार्गदर्शन करता रहेगा। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने बताया कि दीपा जी के हौसले से, उनके बुलंद हौसलों से आज की युवा पीढ़ी को सबक लेना चाहिए। किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में आई विपरीत परिस्थितियों से अपनी दिव्यांगता पर जीत हासिल की है। अपने बुलंद हौसलों के आधार पर उन्होंने कभी अपने आप को कमज़ोर, हारा हुआ महसूस नहीं किया। उन्होंने सदैव अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और उस पर दृढ़ता से कार्य भी किया और देश की नारी जाति के लिए एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने दीपा का उदाहरण प्रस्तुत है। तो विद्यार्थियों, यह था पाठ दिव्यांगता पर जीत। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।